Good evening class. I am Saksham Pandey, your physics teacher, and today we are going to continue with our topic electromagnetism. This is our lecture number 58. In this lecture we are going to talk about the working of the DC motor, but first we have to understand the Fleming's left hand rule. पुराने लेक्चर्स में लेक्चर 57, लेक्चर 56 में हम लोग ने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते क्या हैं, है ना, क्लियर था. राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, क्लॉक रूल क्या होता है, देन फाइनली द सोलेनॉइड. सोलेनॉइड से चलते हुए हम लोग ने इलेक्ट्रिक बेल की फंक्शनिंग देखी. यहाँ पे लाके हम लोग ने रोका. आज आगे बढ़ेंगे एक कदम और फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल समझेंगे और उसके बेसिस पे वर्किंग ऑफ द डीसी मोटर. वेलकम बैक मेरे भाई. नहीं बेटा, आप तो आ गए ना, इससे बड़ी खुशी की बात क्या है. चलो अच्छा, बातें नहीं, बुक निकालो. बुक नहीं, कोई बात नहीं, कॉपी तो निकाल लो, कॉपी निकालो. कहाँ चली गई पेन? ठीक है. लेक्चर नंबर 58 फिजिक्स. टॉपिक है आज कि द फोर्स फेल्ट बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड. मतलब हम लोग क्या करने वाले हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड चल रही है, ठीक है, जैसे दो मैग्नेट्स के बीच में. अब यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक साउथ पोल है. तो पहली बात तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ एंटर करेंगी. वेरी गुड. तो ये चल रही है हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना. हाँ ये. और मैग्नेट्स के अंदर क्या होता है, नहीं, मैग्नेट्स के अंदर कहाँ से कहाँ, जैसे मान लीजिए नॉर्थ है साउथ है, तो यहाँ से तो यहाँ जाती हैं ऐसे, ठीक है, लेकिन मैग्नेट्स के अंदर साउथ टू नॉर्थ जाती हैं, है ना, ये याद रखना है, ठीक है. तो नॉर्थ टू साउथ जा रही है अभी, क्योंकि तो दो मैग्नेट्स अलग अलग है. तो ये पूरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है हमारी. इसके बीच में हम एक ऐसा कंडक्टर लाएंगे जिसमें कि करंट दौड़ रहा है. फॉर एग्जांपल हम लोग ने एक सॉफ्ट आयरन कोर ले लिया. सॉफ्ट आयरन कोर याद है ना, कोई भी नेल ले लो जो बहुत जल्दी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक्वायर कर लिया, ठीक है, नेल है. इसके अराउंड हम लोग ने कॉपर वायर की कॉइलिंग कर दी, ठीक है, और इसको ले जाके यहाँ पे प्लेस कर दिया, है ना. यहाँ पे लाके इसको प्लेस किया, ये, है ना. और ऑब्वियसली ये अटैच्ड है हमारी एक बैटरी से. हाँ, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ठीक है. मतलब यहाँ पे तो ये बन जाएगा, लेकिन असल में हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने का पर्पस नहीं था हमारा. कोई भी वैसे कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ ही जाती है जब उसमें से करंट दौड़ता है, तो वो हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है. तो हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये, इसको हम लोग ने बैटरी से अटैच किया. अब क्या होने वाला है, अब होने ये वाला है कि इसमें करंट दौड़ना चालू किया, है ना. अगर ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो हम लोग सिर्फ ऐसे कर दे रहे हैं, इसकी जो अंदर की कॉइलिंग है उसको हम लोग ऐसा मान ले रहे हैं, ऐसे. तो करंट ऐसे दौड़ेगा. अभी तक की बातें क्लियर है ना. तो करंट ऐसे निकला, ऐसे वापस आया, तो करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, ठीक है. इसको तो आई से डिनोट करते हैं. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को किससे डिनोट करते हैं? बाय द लेटर बी, है ना, बी. याद होगा, डिनोशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बी से डिनोट करते हैं. तो जो जैसे करंट को आई से डिनोट करते हैं ना, आई इज इक्वल टू 3 एम्पियर 2 एम्पियर, वैसे ही बी होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ, और उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? टेस्ला, ठीक है. निकोलस टेस्ला के ऊपर ये पड़ी है. तो जैसे हम लोग मान सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ है 3 टेस्ला की, है ना. इसको हम लोग 3T लिख सकते हैं, और 3T, ठीक है. तो हम लोग B यहाँ पे लिख लेंगे, जो भी होगा, ठीक है. यह है. अब थोड़ी सी वैल्यू भी दे देते हैं.
मान लो ये करंट की वैल्यू है, ये जो आई है, यहाँ पे 1 एम्पियर का करंट दौड़ रहा है, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ है वो है हमारी ये भी 1 एम्पियर की, या फिर इसको 2 एम्पियर मान लो, अरे 2 टेस्ला मान लो, ठीक है। और ये जो हमारा कंडक्टर है इसकी कुछ लेंथ कॉलम है, उसको L कॉलम मान लो, ये इसकी लेंथ है, L इज इक्वल टू मान लो 2 मीटर, ठीक है, 2 मीटर की इसकी लेंथ है। अब ये जो कंडक्टर है, क्योंकि ये बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्लेस्ड है और इसमें खुद भी करंट दौड़ रहा है, तो ये एक फोर्स अपने ऊपर फील कर पाएगा, है ना, एक फोर्स इस पे लगेगा। फोर्स का रीजन क्या होगा, कोई बताएगा? देखो ये दोनों तो मैग्नेट्स हैं ही, प्लस हाँ वेरी गुड, ये भी एक मैग्नेट बन गया है, इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का आपस में जो है एक फोर्स जनरेट होगा, मे बी वो रिपल्शन हो सकता है या फिर अट्रैक्शन, ठीक है। अब ये जो फोर्स होगा, उस फोर्स को हम लोग F से ही डिनोट करते हैं, तो जो फोर्स होगा वो बराबर किस चीज़ के होगा, वो होगा इन तीनों के प्रोडक्ट के बराबर, मतलब I मतलब करंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनटू द लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर। तो द फोर्स फेल्ट और डेवलप्ड on this current carrying conductor will be equivalent to the product of current, magnetic field lines and the length column of this conductor, है ना। तो हम लोग को ये फॉर्मूला मिल गया कि फोर्स इज इक्वल टू आई बी एल, है ना। अच्छा, इसमें अगर न्यूमेरिकली निकालना हो कि कितना फोर्स इस कंडक्टर पे लग रहा है तो क्या हो जाएगा, बताओ, इस फॉर्मूला को यूज करके। अब तो कुछ बचा ही नहीं, हाँ हाँ वेरी गुड, ठीक है। 4 और एसआई यूनिट क्या आ जाएगी, एसआई यूनिट नहीं, ये फोर्स है, फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, हाँ वेरी गुड, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल टू 4 न्यूटन्स। अच्छा, हमें ये भी पता है कि जो एम्पियर होता है, जैसे 1 एम्पियर क्या होता है, हमारा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब 1 कूलम अपॉन टाइम, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये होता है एम्पियर। वैसे ही हमें लेंथ कॉलम का भी पता है कि वो मीटर में आता है ना। लेकिन जो टेस्ला है, टेस्ला एक कुछ नया आया है, तो टेस्ला को इसी की मदद से हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि टेस्ला की खुद की वैल्यू क्या है। तो न्यूटन फोर्स पे रखा इज इक्वल टू आई पे ए रखा एम्पियर, बी पे टेस्ला और एल पे मीटर। तो टी क्या आ गया, न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर, है ना, ये आ गया। तो टेस्ला की ये वैल्यू आएगी। इतना क्लियर है, इतना नोट कर लो जल्दी से। यही है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। देखो, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब हम लोग इसके बाद फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या जानने के लिए लगाएंगे कि जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, क्या इस पे नीचे का फोर्स लग जा रहा, क्या बाहर का, क्या अंदर का, साइडवेज, इधर, कहाँ, हाँ लेफ्ट हैंड, वो आप सीखेंगे। इतना जल्दी जल्दी नोट करो, बस इतना नोट करो, F इज इक्वल टू आई बी एल और ये पार्ट। अभी खत्म नहीं हुआ है, चल रहा है। तुम्हारा एग्जाम कैसा गया? दोनों, बायोलॉजी फिजिक्स दोनों बेकार? फिजिक्स अच्छा गया? अच्छा, फिजिक्स किसी का नहीं अच्छा गया, फिर पेपर लाए हो क्या? कोई बात नहीं, कर लेते हैं आना। मिल गया, वेरी गुड। अरे ठीक है यार, बस मुझे दे दो। बायोलॉजी भी है क्या?
कोई बात नहीं, मैं उसको देखूंगा क्लास के बाद। यहीं से मुझे देखने में थोड़ा सा आसान आसान लग रहा है। चलो देखा जाएगा इसको। इतना समझ में आया? हाँ जी। हाँ तो बोर्ड्स में पढ़ के जाना फिर, है ना? बोर्ड्स में तो पढ़ के जाओगे। ठीक है। अरे बाप रे बाप, समझ जाओ तुम लोग का कोई कॉमन एनिमी है। अच्छा, अब हम लोग फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल समझ लें। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या करता है कि अपना लेफ्ट हैंड रेस करो, उसमें आ जाता है जो थंब आपका है, नहीं फोर्स की, हाँ, तो दिस इज द एफ, है ना? खुद करके देखो, दिस इज द एफ। अच्छा पहले बनाना कैसे है, थंब उठा लो, हाँ थंब उठा लो, फिर इंडेक्स फिंगर सामने प्लेस करो, है ना? फिर ये इसको साइड पे खोल लो, हाँ बस, ये सबके बीच में 90 डिग्री का डायरेक्शन बन, ये ऐसे और इस पे भी 90 डिग्री का, ठीक है, ये बन गया। नाउ दिस रिप्रेजेंट द फोर्स, है ना? जो फोर्स इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे लगेगा, है ना? दिस इज व्हाट, हाँ बी, वेरी गुड, ठीक है। बी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना? और ये है आई, आई, है ना? एफ बी आई, एफ बी आई ओपन अप, है ना? वो जो मीम चलता है एफ बी आई। अब इसको प्लेस कैसे करना है, हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है फोर्स की डायरेक्शन जानने के लिए। मतलब हमें दो चीज़ें पता होंगी, क्या क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और आई, है ना? उन दोनों को बी और आई की डायरेक्शन में प्लेस करते ही हमें अपना एफ मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर हमने किया तो हम लोग ऐसे रखेंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर जा रही हैं तो इसको इधर प्लेस कर दिया, किया कि नहीं? मैग्नेटिक, ये बी था, एफ था, बी था और आई था, तो बी इधर जा रहा, ये बी इधर रख दिया, फिर उसके बाद ये खोल लिया, आई ऊपर की तरफ है तो ये किया। अब फोर्स किधर जा रहा है, अंदर की तरफ, ये देखो ये है फोर्स, ये अंदर की तरफ गया, तो मतलब अब इस पे फोर्स इनवर्ड्स लग रहा है ना? अब ये तो 3D नहीं बना सकते लेकिन फोर्स ऐसे अंदर इस पे लग रहा है। ये जानना बहुत जरूरी है, इसका डायरेक्शन जरूर आएगा कि कहाँ लग रहा है आपका फोर्स। दूसरा पोलैरिटी वाला भी, जो अभी तक सोलेनॉइड का हम लोग ने क्लॉक रूल किया है, राइट हैंड थंब रूल किया है, ये बोर्ड्स में खूब पूछा जाएगा आपसे, तो उसको अच्छे से समझो। ये रट भी नहीं सकते हो, ये तो वहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा अपने हाथों से, ठीक है? तो इस पे फोर्स इनवर्ड्स लगा, फोर्स इनवर्ड डायरेक्शन, हाँ सब। तो अच्छा पूछेगा कैसा, हम लोग देखते हैं। तो पहले तो पूछ लेगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या है, तो 4 न्यूटन का फोर्स लगा है और वो भी अंदर की तरफ, है ना? ठीक है। अब आउटवर्ड वाला आपने पूछा, तो हमें करना कुछ नहीं होगा, हम क्या करें, इस बैटरी को उल्टा कर दें। अच्छा देखो बैटरी में क्या गलती कर दी है, ये दोनों ही पॉजिटिव पोल बनाए हुए हैं, ये तो बैटरी को उल्टा कर दिए हम, है ना? तो उसमें क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये अब करंट का डायरेक्शन बदल गया। अब करंट ऐसे जाने लगा है, मतलब कि नीचे की तरफ आ रहा है। फिर से रख लो, बी तो ऐसे ही है, आई ऐसे है, फोर्स बाहर की तरफ आया ना, आ गया ना फोर्स बाहर की तरफ। तो अब इस केस में फोर्स इज आउटवर्ड्स, हाँ नहीं ऐसा कोई रूल नहीं चलेगा, इसमें तीनों कंडीशन को लगा के हम लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है? चलो, तो ये होता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो इसको हम लोग अगर देखें, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड
रूल ये बताएगा क्या हमें? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हम यूज ही क्यों करने वाले हैं? फोर्स के डायरेक्शन जानने के लिए, टू नो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स कैसा? ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जी हाँ जी पूछिए। सर क्वेश्चन पे था कि जो बेबी होता है वो अपनी मदर की वॉइस को पहचान लेता है, तो मैंने पिच का डिफरेंस लिख दिया था। सही था? नहीं, ये एक इसका हो जाता है अक्वायर्ड रिफ्लेक्स। क्या ये साउंड से रिलेटेड है? अच्छा, किस उस पे पहचानता है? हाँ एकदम सही है। देखो एम्पलीट्यूड से तो लाउडनेस का रिलेशन है, उससे तो कोई वॉइस का। एकदम सही है, पिच ही है। हाँ फ्रीक्वेंसी से ही पिच रिलेटेड है, तो आप पिच लिख दो, फ्रीक्वेंसी लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो हाई पिच वॉइस, फ्रीक्वेंसी कम कर दोगे लो पिच वॉइस, या फिर ग्रेव साउंड, है ना? तो एक ही बात है। फ्रीक्वेंसी लिख लो, पिच लिख दो, एकदम सही। फ्रीक्वेंसी एंड पिच लिख दो तो एकदम बढ़िया है। कर सकते हैं, ज़रूर कर सकते हैं। कल की कल देखेंगे, आज तो हम लोग इस पे ध्यान दे लें। ठीक है, फिर हमको ग्रुप पे बता देना जो मन करे, है ना? तो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल आप कब यूज़ करने वाले हो? हाँ, कैसे फोर्स होगा ये? हाँ मतलब फोर्स कब, किस चीज़ का फोर्स? यहाँ पे फोर्स क्या है, कौन फेस कर रहा है? हाँ, एक कंडक्टर जिसमें करंट जा रहा है, वो कहाँ पे रख दिया हमने? बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में हम लोग ने उसको रख दिया, है ना? ठीक है, चलो इतना क्लियर है एकदम। इसमें होने क्या वाला है, हमारा जो थंब होगा, थंब दैट विल बिकम द फोर्स, इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर विल बिकम द बी, हाँ मैग्नेटिक फील्ड। फिर द मिडिल फिंगर will become the I, FBI। डायग्राम भी बगल में रख देते हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये है, ये है, ठीक है। दो ठो मैंने रख दिया है आपके पीडीएफ में। अच्छा, ये जो फील्ड लाइन है ना, उन्हीं को हम लोग फ्लक्स भी कहते हैं। आगे जाके आप इस टर्म से इंट्रोड्यूस होगे, इसी को हम लोग फ्लक्स कहते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती हैं ढेर सारी। ठीक है, एकदम क्लियर है ये। तभी हम लोग डीसी मोटर पे बढ़े। अब डीसी मोटर से ज़रूर क्वेश्चन आने वाला है, आता है डायरेक्टली 5 मार्क्स का, बनाने को भी आ जाएगा, बनाने को आ जाएगा, समझाने को आ जाएगा, है ना? और इसी प्रिंसिपल पे काम करेगा वो, है ना? क्या प्रिंसिपल होगा फ्लेमिंग के, अरे डीसी मोटर के काम करने का? फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। वीडियो देखी थी भाई तुमने भी? नहीं देखी थी? एक ग्रुप पे मैंने शेयर किए थे, एनिमेशन बहुत अच्छा था उसका, डीसी मोटर के बारे में ही। कोई बात नहीं, समझने के बाद देख लेना। दिखता कुछ ऐसा ही डीसी मोटर। ये तो आप लोग देखे भी हो ना, आप लोग के रिमोट कंट्रोल कार्स में होता है ये, और बड़े से बड़े एप्लीकेशन में आपके इनका काम होता है डीसी मोटर्स का इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल का शिफ्ट लाना,
सिंपल सी बात है। तो जितनी भी चीज़ें आपकी सेल से चलती हैं जिसमें मैकेनिकल एनर्जी आती है, जैसे आपका फ़ैन होता है, छोटे छोटे फ़ैन नहीं होते जो सेल से चलते हैं, है ना। टूथ ब्रशेस जो मैकेनिकल होते हैं, है ना, इलेक्ट्रिकल टूथ ब्रशेस होते हैं। आपका रिमोट कंट्रोल कार्स में तो बहुत ही ज़्यादा इन्हीं का रोल ही है, उनमें से निकालते भी हैं, ठीक है। तो डीसी मोटर का काम क्या है? बेसिकली एक मशीन है, मशीन का काम तो कन्वर्जन का ही होता है, तो इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल एनर्जी। मिल गया हमें डायग्राम। कितना अच्छा डायग्राम है ये। कोई और डायग्राम लेने का भी मन है? कोई अच्छा लग रहा हो अगर? ये वाला? कौन सा वाला? ये सब एक ही चीज़ बताएंगे हम। ये कुछ नहीं बता पाएगा हमें। ये भी वही है, ये भी वही है, मशीन ही निकाल दिया इसने। गुड इवनिंग अनिकेत, आपने तो थोड़ा लेट कहा था। चलिए, थोड़ा सा आपके इम्पोर्टेंट चीज़ें मिस हो गई, लेक्चर घर पे जाके देखिएगा, है ना। चलिए इसे डायग्राम समझते हैं। अब देखो, ये डीसी मोटर बड़ी कमाल की चीज़ होती है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हम लोग ने डिस्कस किया, आता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल? FBI, कुछ याद आ रहा है? हाँ वही है, बुक खोल के रिवाइज कर लो उसको। मेरे पास टाइम कम है वरना बताता क्या है। डीसी मोटर काम क्या है? इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल एनर्जी, ऑफ कोर्स। प्रिंसिपल ऑन विच इट वर्क्स, प्रिंसिपल क्या है इसके काम करने का? बताओ, मैंने अभी अभी बताया, क्या है इसके प्रिंसिपल काम करने का? फोर्स, बताओ यार, अभी अभी बताया। अभी तक हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? वही है इसका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अब ये पूरा फिल कर लेना, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो हम लोग ने क्या किया है इसमें, बेसिकली ये जो हमारा है, दिस इज कॉल्ड द एमेचर, है ना। अच्छा, इसमें बहुत अच्छी लेबलिंग नहीं है, एक और डायग्राम लेते हैं बहुत लेबलिंग के साथ। एमेचर मूव करता है, ज़रूर करेगा। एक अच्छा डायग्राम। तो हम लोग ने क्या किया इसमें, ये हमारा एक आर्मेचर है, बेसिकली ये करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसके बीच में एक सॉफ्ट आयरन कोर प्रेजेंट है। तो अल्टीमेटली दिस इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, है ना। तो दिस इज द आर्मेचर। बुक में लेबलिंग देखते रहना, है ना, बुक में बहुत अच्छे से लेबलिंग दी हुई है। ये ऐसे डायग्राम की, ये पूरा डायग्राम बनाने को आता है, डायग्राम बनाने को आता है, आ जाता है तो 5 मार्क्स लेके जाएगा। बना लिए तो आप लोग लेके जाओगे, वरना वो लेके जाएगा, ठीक है। तो ये आर्मेचर है, ये दोनों क्या है? मैग्नेट्स हैं, ठीक है। ये हमारा एक हॉर्स शू मैग्नेट भी हो सकता है, या दो अलग अलग बार मैग्नेट हो सकते हैं, ठीक है। दो पोल्स के अलग अलग मैग्नेट रखे हैं। इनका काम क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, फ्लक्स को जनरेट करना। फिर इसको हम लोगों ने अटैच कर दिया एक बैटरी से,
लेकिन बहुत नॉर्मली नहीं किया है, बीच में हम लोग ने ये बहुत बड़ा अरेंजमेंट किया है। किस चीज़ का अरेंजमेंट? सबसे पहला हम लोग ने 2 स्प्लिट रिंग्स लगाई हैं, S1 और S2, ठीक है। इन स्प्लिट रिंग्स का क्या काम है? दीज आर द कम्युनिकेटर्स। हाँ बताइए बताइए। सर उसके पीछे वो जो मतलब कंडक्टर कॉइल जो भी होता है उसको फ्लिप कर देता है, नॉर्थ साउथ तो साउथ साउथ नॉर्थ। हाँ वेरी गुड, ठीक है। क्या कहते हैं इनको? नहीं क्या कहते हैं अविरल? स्प्लिट, अभी अभी मैंने बताया क्या, स्प्लिट रिंग कम्युनिकेटर्स। दिस आर द स्प्लिट रिंग कम्युनिकेटर, दिस इज द आर्मेचर। आर्मेचर बेसिकली वो पार्ट होता है किसी मशीन का जो कि मूव करता है ना। आर्मेचर हमारा जो काफ़ी अलग अलग जगह भी आते हैं, बेसिकली टॉर्क इसमें आता है, ठीक है। चलो, तो होने क्या वाला है, अब हम लोग बाद की बात छोड़ो, सबसे पहले होने क्या वाला है यहाँ पे। हम लोग ने अगर ये की है, हम लोग ने की लगाई, सर्किट कंप्लीट होने वाला है, तो यहाँ से करंट निकलेगा क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल है और ऐसे चला जाएगा। जब ऐसे गया तो अब हमारा फ्लक्स तो एक ही तरीके का होने वाला है ना, फ्लक्स तो ऐसे ही होने वाला है, नॉर्थ टू साउथ ना, हमारा बी की पोजीशन यही रहने वाली है। तो होने क्या वाला है, अब अगर हम लोग अपना हम लोग FBI लगा सकते हैं क्योंकि अब कंडीशन तो आई गई है हमारा। देखो ये करंट भी स्टार्ट हो गया है और इसको हम लोग ने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में रख दिया है। तो अब इस पर फोर्स कैसे लगने वाली है, इस वाले पार्ट पे, इस वाले पार्ट पे देखो क्या लगेगा। हमारा B ऐसा है तो B, और I कैसा है ऐसा, तो फोर्स इनवर्ड, मतलब इसको नीचे इधर का धक्का मिला अंदर की तरफ, तो अब ये ऐसे मूव करना चाहेगा, ऐसे है ना, इधर का धक्का मिला तो ये मूव किया ऐसे। और इसके साथ क्या हुआ इस केस में, अब हमारा B ऐसा, I ऐसा, फोर्स ऐसा, इसको ऊपर की तरफ मूव किया गया, इसको बाहर का धक्का मिला, तो देखो ये नीचे गया ये ऊपर गया, साइमल्टेनियसली सब कुछ हुआ। तो हाफ रोटेशन तो ऐसे कंप्लीट हुई, हाफ रोटेशन कंप्लीट हुई। अब क्या होने वाला है, अब जब ये घूमेंगे उसके साथ साथ ये स्प्लिट रिंग्स भी घूम जाएंगे। हाँ, ये स्प्लिट रिंग्स घूमेंगे और अब ये S1 था पहले, ये S1 था, ये S2 था, ये जैसे 180 डिग्री घूम जाएंगे। 180 डिग्री घूमते ही मतलब कि जैसे ही हाफ टर्न इन्होंने किया, जैसे ही ये सीधा हो गया है, तब ये पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, S2 जाके जुड़ जाएगा इस वाले ब्रश से, X से, और S1 Y से, है ना, S2 X से, S1 Y से, ऐसे घूम गया ये यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो अब करंट उल्टे डायरेक्शन में दौड़ने लगेगा, फिर इसको अलग तरीके का करंट मिलेगा और ऐसे ऐसे करके ये DC मोटर घूमने लगेगा ना। दिस इज द फंक्शनिंग ऑफ द DC मोटर। समझ में आया कुछ? क्या समझ में आया? आधे टाइम तो बात ही कर रहे थे, ये समझाने की कोशिश करो, दोनों लोग मिल के ही समझाने की कोशिश करो क्योंकि दोनों लोग मिल के बातें कर रहे थे। हाँ पहले स्टेप से। इसका प्रिंसिपल क्या है काम करने का? हर DC मोटर का प्रिंसिपल क्या है काम करने का? बिल्कुल नहीं, आप बताओ। हाँ क्या है वो प्रिंसिपल? क्या है प्रिंसिपल, क्या है? अरे ये यहाँ पे जो लिख रहा था मैं पूरा, इसीलिए मैंने कंप्लीट नहीं किया कि देखते हैं कौन कितने ध्यान से सुन रहा है। अभी तक लगभग मैंने 10 बार बता चुका है प्रिंसिपल। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चलो प्रिंसिपल बता दिया, अब आगे बताओ कैसे काम करता है ये।
कैसे घूम जाएगा? तो मतलब जिस तरफ नॉर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जा रही है वैसे फ्लिप हो जाएगा, फिर उसके नहीं, फ्लिप अचानक से कैसे हो गया? क्यों घूम जाएगा? सर क्योंकि उसके जो नॉर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो सॉफ्ट एरो की साउथ है सर, नॉर्थ है, सॉरी नॉर्थ नहीं, वो आप नहीं पता लगा पाओगे कि वो नॉर्थ है कि साउथ है। असल में अगर आप इतना कॉन्सेप्ट में घुसना है तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा, क्योंकि राइट हैंड थंब रूल लगाओगे आप, उससे आपको बस कंसेंट्रिक सर्कल मिलेगा भाई कि हाँ ये बन रहा है। इसमें नॉर्थ साउथ का तो चक्कर आएगा ही नहीं इस इलेक्ट्रोमैग्नेट में। क्यों हो रहा है मैं वो नहीं जानना चाह रहा हूँ कि मूव कैसे हो रहा है, मैं जानना चाह रहा हूँ इसी डायरेक्शन में क्यों मूव हो रहा है। ये एमेचर, हाँ ये लिखा है, हाँ एमेचर क्यों इस डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है वो मैं जानना चाह रहा हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि बेटा इस पे FBI लग रहा है, करंट ऊपर पे, फ्लक्स उधर, तो इससे फोर्स नहीं इधर लग रहा है, तो ऐसे धक्का मिला है, मिला कि नहीं? ये रूल समझ में आ रहा? ठीक है, ये B के डायरेक्शन में सबसे पहले इसको प्लेस करो, ऐसा मिल गया, I ऐसे मूव किया तो F अंदर की तरफ मिला, ऐसा धक्का मिला अंदर का, नीचे गया ये, है ना। अगर 3D होता तो ये घूमता, अगर उसको वैसे मान लो, अगर इसको ये हमारा एमेचर है, इसको अंदर का धक्का मिल गया, ये हमने किया और अंदर का धक्का दिया तो ये मूव किया ना, ऐसा मूव किया, और साथ ही साथ सिर्फ इधर नहीं इसको मिल रहा है, इसके साथ इधर भी कुछ हो रहा है। अगर FBI इधर लगाएंगे तो अपना B ऐसे ही, I ऐसा, फोर्स ऐसा, तो इसको बाहर से मिल रहा है ऐसा, तो यहाँ से अंदर मिला, यहाँ से बाहर, तो बहुत तेज़ी से इसने हाफ टर्न ऐसे किया, और ये हाफ टर्न करते ही जब ये ऐसे पोजीशन पे आ जाएगा तो ये स्प्लिट रिंग्स बदल जाएंगे, तो यहाँ पे आते ही अब उल्टा मिलेगा, अब उसको इधर से अलग मिलेगा, इधर से अलग, है ना। पोल चेंज करते ही अब अलग अलग उसको फ्लक्स की वजह, हाँ फोर्स, इस वजह से चेंज होता रहेगा हर रोटेशन पे। ये स्प्लिट रिंग्स कम्युनिकेटर का काम ज़रूर पूछता है, हाँ स्प्लिट रिंग्स कम्युनिकेटर का काम ज़रूर पूछता रहता है। वो क्या है? टू चेंज पोलैरिटी एट एवरी हाफ रोटेशन। क्या है? टू चेंज द पोलैरिटी एट ईच हाफ rotation of the armature, rotation of the armature, है ना। इसका काम ज़रूर पूछेगा अगर ये आता है तो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये नहीं है जो अलाउ कर रहा है, लेकिन ये वो है, अगर ये ना हो तो ये ऐसे आके रुक जाएगा एक जगह पे, ऐसे आके रुक जाएगा, इसकी वजह से फिर से ही घूम रहा है। दूसरा काम होता है आप मैनुअली पोलैरिटी चेंज करते हैं, इसके हाफ पे आते ही बैटरी बदल दो, फिर घूमेगी, फिर बैटरी ऐसे कर दो, फिर घूमेगी, फिर बैटरी। तो हम लोग ये ना बदल के स्प्लिट रिंग कम्युनिकेटर यूज़ करते हैं जो साइमल्टेनियसली चेंज कर रहा रहेगा। ठीक है, इस आर्मेचर को और तेज़ घुमाना है तो हम लोग एक और आर्मेचर ला सकते हैं यहाँ पे इसी के जैसा। वीडियो अगर देखा हो तो समझ में आ रहा होगा, है ना। उसने मल्टीपल आर्मेचर्स लेते आया, हाँ मल्टीपल आर्मेचर्स लेते हैं, मल्टीपल स्प्लिट रिंग्स लेते आया उसने, हाँ कॉपर। और ज़्यादा इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो इंक्रीज द कॉइलिंग, हाँ PD बढ़ा सकते हैं, I भी बढ़ा सकते हैं, है ना। तो ये होता है अपना DC मोटर का फंक्शनिंग। अब अगर हाँ ये देखो कॉइलिंग हुई है वायर की, ये स्प्लिटिंग कम्युनिकेटर है। समझ में आया? इसमें कोई डाउट है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखो, अब थोड़ा सा अलग इसमें देखो, अब तुम ही लोग बताओगे इसको कहाँ से क्या इसको फोर्स मिल रहा है। हाँ हर्ष बताओ, एमेचर को कहाँ से कहाँ का फोर्स मिल रहा है?
ये घूमेगा कैसे, बस ऐसा बता दो, इधर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। जैसे ये कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ये कैसे घूमेगा, बस इतना बता दो। कैसे, नॉर्थ टू साउथ घूमेगा, तो वो भी तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ऐसे क्यों, उसका रीज़न क्या है? चलो तुम बताओ, तुम बताओ रीज़न। हाँ क्लॉकवाइज घूमेगा, तो उससे फ़र्क क्या पड़ रहा है? हाँ FBI एकदम सही बोले। अब हमारे लेफ्ट हैंड रूल पे हमारा F तुरंत ऐसा चल, अरे हमारा B तुरंत ऐसा चला गया है, I इस पे ऐसा चला गया है, तो देखो फोर्स अपवर्ड की, आउटवर्ड की, तो देखो आउटवर्ड फोर्स। वैसे ही इस पे हमारा ऐसे ही रहेगा, ये ऐसा, ये नीचा, तो इसको इधर का फोर्स मिल रहा है अंदर की तरफ, तो ये डाउनवर्ड फोर्स। ठीक है, इस वजह से ये ऐसे मूव करेगा, फिर ये स्प्लिट रिंग इसको बदल देगा, फिर नीचे से आके ऐसे मिलेगा, तो ऐसे ही घूमता रहेगा DC मोटर। ठीक है, अब हम लोग क्या यहाँ पे एक DC जो सोर्स ना यूज़ करके, DC क्या होता है, डायरेक्ट करंट, तो ये बैटरी तो हमारी डायरेक्ट करंट का सोर्स होती है, तो DC सोर्स ना यूज़ करके हम लोग क्या AC सोर्स यूज़ कर सकते हैं? क्यों यूज़ कर, AC सोर्स यूज़ करने में क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है? और जल्दी जल्दी आपके हिसाब से क्या होगा इसका, एमेचर का? अच्छा ठीक है, आप बताइए आप क्या कर रहे हैं? हाँ न्यूमेरिकल, ये भी तो आपके कोर्स में नहीं है क्या ये? तो ये क्यों नहीं पढ़ रहा? नहीं समझ में आया? जितना समझ में आ रहा है वहाँ से तो अच्छा, पूरा लेक्चर ही देखोगे अब आप। चलो ठीक है, मूवी आधी छूट गई तो सभी छोड़ देंगे, ठीक है ये भी ठीक। चलिए बताइए, आप ही बताइए, AC सप्लाई यूज़ कर सकते हैं? नहीं यूज़ कर सकते, क्या रीज़न है? हाँ एक्चुअली चल ही नहीं पाएगा ना, तो उसमें होगा क्या AC सप्लाई यूज़ करते ही, कि उसकी AC सप्लाई की खुद ही पोलैरिटी चेंज होती रहती है ना, उसकी 100 हर्ट्ज़ की खुद ही चेंज होती है, मतलब 50 हर्ट्ज़ होता है, तो 50 टाइम पॉजिटिव 50 टाइम नेगेटिव, वो खुद ही अपनी पोलैरिटी चेंज करता रहेगा। घूम उतना भी नहीं घूम पाए, क्योंकि 1 सेकंड में ये काम 50 बार होगा, तो उसको तुरंत ऐसे ऐसे धक्का मिलता रहेगा ना, मतलब ये तो मैं हाथ से बना भी नहीं सकता हूँ। 1 सेकंड में सोच लो 50 बार, तुम ऊपर ऊपर भी नहीं कर सकते हो हाथ, 1 सेकंड तो मतलब बहुत ही फास्ट हो रहा है ये। ठीक है, उतनी तेज पे तो आपको ये मूवमेंट दिखेगा ही नहीं, इसमें फोर्स लगता रहेगा। 1 ही सेकंड में 50 बार ऊपर का फोर्स, 50 बार नीचे का फोर्स, इस वाले पे वही सेम, इसके 50 बार ऊपर का फोर्स, 50 बार नीचे का फोर्स, क्योंकि ये अपनी पोलैरिटी चेंज करता रहेगा 1 मिनट में 50 बार, पॉजिटिव बनेगा 50 बार नेगेटिव, मतलब टोटल 100 टाइम्स पोलैरिटी चेंज होगी इसकी, है ना। तो AC मोटर कभी नहीं यूज़ कर सकते हैं ना, तेज़ी कुछ नहीं काम होगा, काम रुक जाएगा आपका। और अगर इस पे भी ये आता है कि फोर्स कितना रहेगा, तो आपको क्या करना होगा, IBL अपना करंट का मैग्नीट्यूड लेना, फ्लक्स का मैग्नीट्यूड B का, और इसका लेंथ कितना है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको अपना फोर्स भी मिल जाएगा, जो अभी तक फॉर्मूला मिल रहा है फॉर कैलकुलेटिंग द फोर्स जनरेटेड या फिर फोर्स फेल्ट बाय दिस करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा DC मोटर की बात खत्म हुई। अभी तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है? चलो फिर वेज ऑफ इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ रोटेशन क्या है, बाय इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ इन द कॉइल, स्ट्रेंथ ऑफ करंट की स्ट्रेंथ बढ़ा दो, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स भी बढ़ा सकते हैं हम लोग, ये तो हम लोग देखे थे सॉलिनॉइड के केस में भी, मैग्नेट, हाँ मैग्नेट की भी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। अगला वही है, बाय इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स बढ़ा दो, क्योंकि सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो अगर तुम रिलेशन निकाल लो इसी फॉर्मूले से, तो हमारा F = IBL आया है, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ
तो तीनों में से कुछ भी बढ़ा दोगे फोर्स तुरंत ही बढ़ जाएगा, डायरेक्ट रिलेशन है ना। और लास्ट क्या कर सकते हैं हम लोग, बाय इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल, लेंथ बढ़ा दिया है ना, कॉइलिंग बढ़ा दी, एरिया कॉइलिंग की एरिया ही हम लोग ने बढ़ा दी, लेंथ बढ़ा दी, मतलब एमेचर बड़ा सा यूज कर लिया। यहाँ पे जाके अपना डीसी मोटर खत्म है। अगले पे हम लोग ने एसी जनरेटर देखेंगे हम लोग, ठीक है। ये मैं इसका पीडीएफ शेयर कर दे रहा हूँ। लेक्चर खत्म, आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू।